मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बन के अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। 4 महीने से सुलगता मणिपुर, मणिपुर के दर्द पर बिलखे सांसद, 17 दिन का संसद का संग्राम, करीब 18 घंटे की चर्चा, 2 घंटे से ज्यादा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, बयानों के घमासान में 2024 के सियासत की तस्वीर साफ हो गई। पर मणिपुर को क्या मिला? एनडीए ने क्या पाया? इंडिया गठबंधन ने क्या पाया? 2024 के सियासी महायुद्ध से पहले ये वक्त है ललकार का, हुंकार का, और हो भी यही रहा है। तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपका स्वागत करती हूं। हम बात करेंगे दहकते मणिपुर की, मणिपुर के बहाने सुलगती सियासत की, जो विपक्ष के लिए संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सबब बनी। सवाल यह है कि आखिर इस 3 दिन तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से क्या मिला? अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से एनडीए ने क्या पाया? विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने क्या पाया और क्या खोया? ये 3 सवाल मामूली नहीं, बेहद अहम है। वो क्यों? आप समझिए। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए चुनाव से ठीक 1 साल पहले 26 राजनीतिक दल एक साथ खड़े थे। विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन के साथ आने के बाद पहली बार संसद का सत्र बुलाया गया। कहा जा सकता है कि संसद का मॉनसून सत्र इंडिया गठबंधन का पहला लिटमस टेस्ट था। अब सवाल है कि मॉनसून सत्र का फायदा किस खेमे को पहुंचा, एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को? लेकिन एक सवाल जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बेचैन कर रहा है वो ये है कि आखिर इस पूरे सियासी घटनाक्रम में मणिपुर ने क्या पाया, उसको क्या मिला? ये सब देखकर उस महिला पर क्या बीती होगी जिसका वीडियो मॉनसून सत्र की शुरुआत में 1 दिन पहले वायरल हुआ था और विपक्ष ने हथियार की तरह सरकार के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया, संसद नहीं चलने दी और अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए। सवाल कहीं है, लेकिन जवाब कौन देगा? संसद से लेकर सड़क तक सियासी ताप को महसूस किया जा सकता है और यही गर्माहट संसद सत्र के दौरान भी देखने को मिली। सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं। चुनाव से ठीक 1 साल पहले विपक्ष ने हथियार की तरह अविश्वास प्रस्ताव को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मणिपुर हिंसा का एक वायरल वीडियो को इसका आधार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले मणिपुर पर अपना स्टेटमेंट दिया। भले ही छोटा था, लेकिन उस स्टेटमेंट में राजस्थान और दूसरे राज्य की भी चर्चा की। लेकिन विपक्ष ने पीएम को सदन में संबोधन की मांग रखी कि जब वो बाहर बोल सकते हैं तो अंदर क्यों नहीं, और इसके लिए विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि प्रधानमंत्री बाध्य हों और संसद में बोलें। दरअसल आज़ादी के बाद से ही परंपरा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के अंत में प्रधानमंत्री सदन में अपना संबोधन देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के तीसरे दिन प्रधानमंत्री का 2 घंटे 13 मिनट लंबा संबोधन हुआ, जो कि अविश्वास प्रस्ताव के जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा भाषण रहा। करीब 90 मिनट के बाद मणिपुर का जिक्र आया, लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने 50 बार कांग्रेस का जिक्र किया, उसका इतिहास भी बताया, और 18 बार मणिपुर का।
पीएम मोदी ने इस दौरान सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अपने अगले टर्म तक भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया। संसद के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाई, अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। साथ ही बैंकिंग और एलआईसी सेक्टर का जिक्र करते हुए पिछली सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी की। मणिपुर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कांग्रेस की सरकार को ही दोषी ठहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, साथ ही 1962 युद्ध की भी याद दिलाई। हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विपक्ष की सियासी पिच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर बल्लेबाजी की। मिला जुलाकर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार को एक मौका मिला एक बार फिर विपक्ष को घेरने का और अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का। प्रधानमंत्री मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के संबोधन के दौरान विपक्ष की आपसी फूट को खास तौर पर हाईलाइट किया गया और सदन के माध्यम से जनता के बीच ले जाया गया। सरकार ने देश के सामने ये नैरेटिव सेट किया कि बेशक विपक्ष एक होने की बात करता है, लेकिन उसकी एकजुटता की एक वजह है, सत्ता सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए एक साथ आया है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन में एक बार फिर सरकार पर उनकी मजबूत पकड़ दिखाई पड़ी और उन्होंने भी 2 घंटे से ज्यादा 2 घंटे 3 मिनट का भाषण दिया और क्रमवार उन्होंने 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ मणिपुर पे लंबी चर्चा की। वही बात विपक्षी कर लेते हैं तो 4 फायदे मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम सवाल ये कर रहे थे कि विपक्ष ने क्या पाया। पहला ये कि एक बार फिर से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का कांग्रेस को मौका मिला और खास तौर पे भारत जोड़ो की जो बात है वो संसद में कर पाए और बता पाए अपने संघर्ष के बारे में। सत्ता बहाल होने के बाद राहुल गांधी सदन की कार्रवाई में शामिल हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी का संबोधन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, जैसा मैंने आपको बताया, और जमकर उन्होंने एनडीए सरकार की विफलताओं का भी जिक्र किया। अब आपको बताते हैं कि वहीं दूसरी बड़ी उपलब्धि क्या रही। पीएम को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करना, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी की वजह से पता होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नंबर नहीं थे फिर भी लाया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाध्य रहे। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि मणिपुर पर चर्चा के लिए वो तैयार है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार ये कहा कि मैं तैयार हूं। अमित शाह ने इस बात को सदन में भी दोहराया, लेकिन विपक्ष लगातार पीएम के संबोधन की मांग पर अड़ा रहा, जो चर्चा के तीसरे दिन हुआ। तीसरी बड़ी उपलब्धि विपक्षी एकजुटता को स्टैब्लिश करने की, जैसा मैंने कहा लिटमस टेस्ट था और इस बार एकजुट भी दिखी। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली सेवा बिल और मणिपुर पे एकजुटता दिखाई। हालांकि
इस एकजुटता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को सरकार के खिलाफ मणिपुर मुद्दे को लेकर भागने का नैरेटिव सेट करने में भी कुछ हद तक कामयाबी जरूर मिली है। तो ये हुई फायदे की बात, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता पक्ष और विपक्ष को नुकसान भी हुआ है। पहली बात सत्ता पक्ष की, ये सच है कि सरकार की तरफ से कामकाज का लेखा जोखा रखा गया। सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा में कई ऐसे प्रखर वक्ता रहे जिन्होंने अपनी बात को बेहतर तरीके से सदन के पटल पर रखा और देश में एक मैसेज देने में वो सफल भी हुए। लेकिन इस पर ये पूरा जो मामला था उस पर मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की नाकामी सामने आई। दरअसल ये मुद्दा इसलिए हुआ कि जब स्मृति ईरानी ने बात करी महिलाओं की सुरक्षा की, तो विपक्ष का ये बात थी कि जब मणिपुर का मुद्दा हुआ तो आप कहाँ गई थी। जब उन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी को लेकर, जो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मुद्दा आया और वो नाराज हुई, तब भी विपक्ष ने कहा कि मणिपुर में आप कहाँ थी। वहीं निर्मला सीतारमण ने टमाटर और अर्थव्यवस्था की भी बात कही। तमाम बातें हुई, लेकिन ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर पे काफ़ी कुछ कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा गया। मैसेज ठीक तरीके से मणिपुर में नहीं पहुंचा। मणिपुर को लेकर मशीनरी ने वैसा एक्शन नहीं लिया जैसा लिया जाना चाहिए था। वहीं विपक्ष लगातार मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी की मांग करता रहा। सवाल यह है कि अब बर्खास्त करने से क्या कुछ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही होती, सहयोग नहीं कर रही होती, तो उनको हटाया जाना लाजमी था। लेकिन अभी तक मणिपुर सीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से सभी वक्ताओं ने पुरानी बातों का जिक्र किया, कांग्रेस को घेरा, यहां तक कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान को जमकर घेरा। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि सरकार की छवि एक बार फिर पुरानी बातों के सहारे कांग्रेस को निशाने पर लाने की बनी। अब बात विपक्ष की करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2028 में फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा, अपना विश्वास जताते हुए कि देश की जनता मुझे फिर चुनकर ला रही है, लेकिन अगली बार तैयारी से। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की प्लानिंग में जबरदस्त कमी नजर आई। विपक्ष लगातार पीएम की तरफ से जवाब की मांग करता रहा। संसद की परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष की बातों का सदन में जवाब देते हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन नहीं बल्कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब पीएम से मांगा जा रहा था। 9 साल में शायद ही ऐसा हुआ है कि सदन सत्र के दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद नहीं रहे हों, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। तीसरे दिन जब नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी बोलने आए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे। यहां तक अब बात गौर फरमाने की यह है कि जिस मणिपुर मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस मणिपुर को लेकर विपक्ष में विजन की जबरदस्त कमी नजर आई। दरअसल आप जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आप किसी एक मुद्दे के साथ साथ सरकार की और भी कामकाज की नाकामियां गिनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि INDIA के अलावा भी जैसे AIMIM के ओवैसी साहब या अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर बात की, पर कहीं ना कहीं INDIA को और मुद्दों पर वो सरकार को घेर सकती थी। मणिपुर के साथ साथ वो तमाम उन बातों की बात कर सकती थी जो पिछले से पिछले सदन में वो कहती आई है, चाहे फिर माइक बंद करने की बात हो, चाहे फिर तमाम ऐसे मुद्दे हो, महंगाई हो, टमाटर हो, तमाम पेट्रोल की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया, लेकिन विपक्ष उस तरीके से नहीं घेर पाया। वैसा कुछ सदन में दिखाई नहीं दिया। वहीं विपक्ष के पास मणिपुर से इतर तमाम मुद्दे सरकार को घेरने का मौका थे और ये चर्चा का भी विषय रहा सदन के बाहर। लेकिन ना तो विपक्ष के सवाल तीखे थे, ना ही वक्ताओं का संबोधन में वो तेवर नजर आए। विपक्ष की तरफ से एक भी ऐसा सवाल नहीं किया गया जो सरकार को डिफेंसिव मोड में आना पड़ जाता। अब बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी का संबोधन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन हुआ। गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी और उसके बाद उनको बहाली मिली। इस सत्र में जब वो वापस लौटे तो कांग्रेस के अंदर एक उत्साह नजर आया, लेकिन आश्चर्य की बात कह लें या एकजुटता की बात कि INDIA के अंदर भी एक उत्साह था कि राहुल गांधी वापस आए। मैं लगातार संसद कवर करती आई हूं पिछले 15 सालों से और शायद ही मैंने इस तरह का स्वागत किसी नेता का देखा हो, और ये उस ललक को बता रहा था कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उसके माध्यम से INDIA एक बार फिर
और पुरजोर तरीके से सरकार को घेर सके। पहले दिन से 12 बजे से 6 बजे तक की कार्रवाई होती है। 12 बजे इंतजार था कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन फिर गौरव गोगोई बोले। पूरे दिन राहुल गांधी की चर्चा होती रही कि वो कब बोलेंगे। फिर ये हुआ कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तब बोलेंगे। पर आखिरकार दूसरे दिन राहुल गांधी का संबोधन हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। राहुल गांधी के संबोधन में, क्योंकि इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए थे, तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के अंदर भी इस बात का जिक्र था कि अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे और क्या इस बार परिपक्व भाषण बोलेंगे। राहुल गांधी बोले। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के संबोधन का मजाक उड़ाया, भले ही उन्होंने भारत माता वाले उस बयान का मजाक भी उड़ाया और साथ में नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह का जो बयान है वो ठीक नहीं है भारत माता के सम्मान में, लेकिन राहुल गांधी बोले, जमकर बोले और ये बात दिखाई कि वो डरते नहीं हैं। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और अपने अहंकार का भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि रामायण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल वहीं राहुल गांधी ने रामायण का भी जिक्र किया और रावण को अहंकार ने मारा, उसमें खुद का भी कंपैरिजन करते हुए बातों बातों में सत्ता पक्ष के लिए बहुत कुछ कह गए। उसको लेकर भी लगातार जो सत्ता पक्ष है वो उन पर हावी रहा। लेकिन शायद राहुल गांधी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा हो जाती है। अब जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया, जिसको लेकर पूरे संसद में हंगामा हुआ और खास तौर पर 22 महिला सांसद भाजपा की चिट्ठी लेकर पहुंची, लोकसभा स्पीकर को नाराजगी जताई और कहा कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आपको एक बहुत खास किस्सा बता देते हैं, जिसमें एक रोचक किस्सा पिछली बार का 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसका तो भविष्यवाणी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। इस दौरान भी राहुल गांधी आंख मारने की वजह से विवादों में आए थे। कहा जाता है कि जिस शख्स को उन्होंने आंख मारी थी वो उनके करीबी मित्र और उस वक्त कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए थे और 2018 में वो विपक्ष की तरफ से तालियां बजाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्ष जिस गुगली की बात कर रहा था, सत्ता पक्ष ने उस पर एक के बाद एक चौके छक्के लगाए। तो कुल मिलाकर कुछ एनडीए ने पाया, जो उनको मौका मिला कि वो एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता के बीच में उतर पाए, संसद के माध्यम से जनता के सामने अपना 9 साल का काम रख पाए। और सत्ता पक्ष ने काफ़ी कुछ खोया, समय खोया। काफ़ी सारे बिल, 31 बिल लाने थे, पारित करने थे, और एक कहीं ना कहीं वो इमेज खोई कि वो मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी काफ़ी कुछ पाया और काफ़ी कुछ खोया। विपक्ष ने एकजुटता का विश्वास पाया। विपक्ष ने राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से आज भी मार्च हुआ वो पाया, और उसके अलावा खोया ये कि विपक्ष को और तैयारी के साथ आना चाहिए। कहते हैं वर्तमान को समझना हो तो इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं अब आपको आज से 60 साल पीछे ले चलती हूँ। 22 अगस्त 1963 ये वो तारीख थी जब देश के संसदीय इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
प्रस्ताव लाने वाले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य JB कृपलानी। इस दौरान आचार्य कृपलानी ने कहा था, मैं बड़े दुखी मन से उस सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहा हूं जिसमें मेरे 30 साल के साथी और अभिन्न मित्र शामिल हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं और सरकार की गलतियों को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऐसे प्रस्ताव लोकसभा में आते रहने चाहिए ताकि संसद सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सके और उसे आईना दिखा सके, अपने क्षेत्र की समस्या रख सके, खासकर तब जब ये पता हो कि बहुमत की सरकार इसमें हारने वाली नहीं है। तो ऐसे में सोचिए, एक वो संसद थी, अंग्रेजी में कहें तो हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट गए हैं। मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को लेकर भावनाओं का जबरदस्त अभाव दिखा। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों दिन तक चर्चा चली। विपक्ष चाहता था कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बोले, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वो चाहता था कि मणिपुर पे बात हो, लेकिन 90 मिनट तक नहीं हुई, विपक्ष वॉकआउट कर गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले, मणिपुर पे उन्होंने बात करी। इससे विपक्ष की रणनीति ये मानी जा सकती है कि वो क्या चाहता है। इससे वो सवालों के कटघरे में खड़ी हो सकती है, चाहे मणिपुर की जनता करे या देश की जनता। लेकिन क्या आपको 60 साल पुरानी सार्थक चर्चा का भाव इसमें नजर आया? हो सकता है मेरी राय आपसे अलग हो, लेकिन इस वॉकआउट को हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विपक्ष को क्या करना चाहिए था? बैठना चाहिए था, प्रधानमंत्री को तब तक सुनना चाहिए था जब तक वो मणिपुर पे नहीं बात करते। और फर्ज कीजिए कि वो नहीं करते, तो फिर विपक्ष के पास एक मजबूत एजेंडा होता, बात होती कि प्रधानमंत्री संसद में आकर भी मणिपुर पे नहीं बोले, समाधान नहीं दिया। अब अगर सवाल होता है तो विपक्ष पे होगा कि उसने वॉकआउट क्यों किया। 3 दिन तक सदन में आखिर क्या हुआ? दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली और चलते बने। मणिपुर पे अगर चर्चा हो रही है तो एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय विपक्ष कुछ सुझाव देता, कुछ समाधान सुझाता और सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से कोई निदान बताता। शायद होना तो यही चाहिए था, पर जो हुआ वो मानो मणिपुर के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जीत हार की जंग बन गई थी। इस युद्ध में जीता चाहे जो भी हो, पर यकीनन हार मेरे मणिपुर की हुई है। जो आज एक कोने में बैठा सोच रहा होगा कि उसे क्या मिला, और मणिपुर के इस दर्द को सुदामा पांडे धुमिल की ये लाइनें ही आवाज दे सकती हैं। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक में भर गई है। मेरी शालीनता मेरी ज़रूरत है, जो अक्सर मुझे शर्मसार कर देती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।